हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 20। और डे 20 को में हमने क्या क्या एनालाइज किया, क्या पढ़े, क्या रिवीजन किए, ये बताते हैं। जो भी हमने करंट अफेयर्स सितंबर का पढ़े थे उसको हम सबसे पहले रीड किए, और रिवीजन करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि इसको 10th और 12th से भी पढ़ते आ रहे हैं। सरसों, गुलाब, पेटूनिया और डैक्स वाले पौधे के उदाहरण हैं। तो उभयलिंगी जिसमें पूर्ण फूल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ तो यही है कि आप पूरे क्वेश्चंस को याद ना करें, बल्कि उसको उसके जड़ को पकड़े। यानी कि कहना क्या चाहता है, पूरे क्वेश्चंस को ऐसे पकड़े जैसे कि वो एक शब्द निकाल सके, वो एक चीज़ में समझा सके कि पूरा क्या है। तो सरसों, गुलाब, पिटूनिया ये सब के उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। तो ये सबको क्या करना होता है कि उभयलिंगी जो है, उभयलिंगी जिसमें पूर्ण फूल होते हैं उसको उभयलिंगी कहते हैं। उभय मीन्स बहुत सारे पूर्ण फूल होते हैं लिंगी। और एक दिखते हैं पूर्ण फूल नर, फूल में नर पुंकेश्वर, नर जो होता है उसको पुंकेश्वर कहते हैं, और मादा जो होता है उसको हम अंडाशय कहते हैं। दोनों प्रजनन अंग होते हैं। इसे स्वपरागन भी करने में सक्षम बनाता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पर परागन भी पढ़ना होता है, एंजियोस्पर्म भी पढ़ना होता है। आपको एक लिंगी पौधे किसे हम कहते हैं? जो एक लिंगी पौधे होते हैं उनका नर और मादा फूल जो तो होता है वो अलग अलग पौधे पर लगते हैं, जैसे पपीता, खजूर। ये सब कौन सा है? एक लिंगी है। और उभयलिंगी कौन है? सूर्यमुखी, लिली, हिबिस्कस। हिबिस्कस अड़हुल को कहते हैं। अपूर्ण फूल किसे कहते हैं? जिसके चार मुख्य फूलों के भागों में से एक से अधिक की कमी होती है, जैसे बायदल, पंखुड़ियाँ, पुंकेश्वर, अंडाशय। इसका एग्जाम्पल कौन है? मक्का, स्क्वैश। स्क्वैश के बारे में आपको जानकारी होगा तो बताइएगा, हमें जानकारी नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ खीरा, कद्दू, एक लिंगी जो है, खीरा, कद्दू, तरबूज, ये सब है। मोनोसियस पौधे हैं जो कि नर और मादा दोनों फूल, डाइसोसियस पौधे अलग अलग पौधे में नर और मादा फूल में हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा उसके बाद आगे बढ़ने के बाद चोल वंश, चोल अभिलेख। चोल वंश के बारे में पढ़े होंगे। चोल अभिलेख है यहाँ पढ़ना। चोल अभिलेख के अनुसार विद्यालय में रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहते हैं? साला भोग कहते थे, साला भोग कहते थे। तो इसमें चार ऑप्शंस थे: साला भोग, देवदान, ब्रह्मदेव, बेलन गाय बगाई, पलिच्छदम। ये जो है चोल जो है ना, चोल अभिलेख और चोल वंश, वो दक्षिण से, हमेशा याद रखिएगा कि ये सब दक्षिण से हैं। ये भूमि जैन संस्थाओं को दान करते थे, उनको हम पलिच्छदम कहते थे। बेलन बगाई जो होता है गैर ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण नहीं है, किसान या सैनिक की अवस्था में संपत्ति और भूमि को देते हैं, उसको कहते हैं। और ब्रह्मदेव जिसको ब्राह्मण या पुजारी को दान दिया जाने वाला प्रकार का भूमि अनुदान था। तो पहले बहुत सारे ऐसे दिए जाते थे। और चोल वंश का समय कब से कब रहा? तो 8वीं से 12वीं शताब्दी रही, 12वीं ईस्वी रही। स्थापना विजयालय ने की थी, और 9वीं शताब्दी में पल्लवों को उखाड़ फेंका था, जो कि 8वीं में इन्होंने आया थे और 9वीं में पल्लव वंश को ख़त्म कर दिए थे। और ये गंगा नदी के तट पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गंगा विक्टर के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। इस अवधि को चोलों का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा, चोलापुरम मंदिर जैसे चोल मंदिरों ने द्रविड़। आपको ये चीज़ बहुत पूछा जाता है कि दक्षिण के मंदिरों में कैसी वास्तुकला दिखाई देती है, कैसी वास्तुकला को रखी जाती है। तो द्रविड़ वास्तुकला ने को नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। तांडव नृत्य के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि याद करने के लिए है। अब आप आगे चलेंगे तो किस अवधि को सरकार द्वारा योजना अवकाश घोषित किया गया था? 1966 से 1969। और इसके बारे में तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, आपको इसमें पूरा दिया पढ़ा हुआ है। ये तो अलग है एनालाइज। इसमें प्रथम आप देख सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 रहा। तीसरे पंचवर्षीय 1961 से 1966 रहा। और फिर योजना अवकाश वार्षिक योजनाएं आई। फिर चतुर्थ रहा, फिर पंचम रहा, फिर षष्ठम रहा जो 1979, 80 और 85। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पाँचवा और तीसरा और योजना अवकाश वार्षिक योजना ये सब इम्पोर्टेंट है। नवमा ये सब इम्पोर्टेंट है।
आप देख सकते हैं कौन सा मुख्य रूप से पंजाब के लोक नृत्य रूप में संबंधित नहीं है। तो लुड्डी, दिग्गा, भांगड़ा सभी पंजाब का लोक नृत्य था। लेकिन लावनी, लावनी हमने गलत से, लावनी या महाराष्ट्र का है लेकिन गलत से हम ऑप्शन कर दिए थे, जो कि ढोलक और ताश की धुन पे बजाया जाता है। आप बता सकते हैं कौन सा गुप्त शासक जो था समुद्रगुप्त का पुत्र था। तो किसके बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासक थे, वो 8वीं शताब्दी में, हमें इसके बारे में पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो 8वीं शताब्दी में इनकी राज चला था। और वो बिहार के शासक थे, वो अशोक के बाद थे, अशोक के ज़माने के थे। तो ये चीज़ इसमें पढ़ना है। यहाँ आप पूछा गया है कौन सा गुप्त शासक जो था समुद्रगुप्त का पुत्र था, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय का था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम भी था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और ये कला और संस्कृति से उनकी गहरी रुचि थी। और इसमें गरुड़ स्तंभ के स्थापना गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने भगवान विष्णु के सम्मान में की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का पहला सम्राट था। और दूसरे सम्राट कौन थे, समुद्रगुप्त थे, जिसे नेपोलियन भी कहा जाता था। तो हमारी वीडियोज कैसी लगी आपको ये बताइएगा, और क्या आपका क्वेरी रहा। वैसे तो ये देख सकते हैं अकबर के शासनकाल के दौरान वह कौन सी भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों तक पड़ती पड़ी रहती थी, जिसे चाचर कहते थे। हमेशा खेती की जाती थी, उसे पोलज कहते थे। 1 या 2 वर्ष तक छोड़ दिया जाता उसे परती कहते थे। 3 या 4 वर्षों तक छोड़ देता था बंजर, उसको हम चाचर कहते थे। 5 या अधिक वर्षों तक छोड़ दिया जाता है अभी भी, इसको बंजर कहते हैं। तो ये अच्छा से बहुत अच्छा, मध्यम और बुरी 3 पोलर जो पट्टी को 3 भाग में बांट दिया गया था। तो ये है। और इसके बारे में आप बहुत बार पढ़े होंगे। मुगल सम्राट अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से भू राजस्व प्रशासन में कुछ प्रयोग की और इसकी प्रणाली की जब्ती प्रणाली कहा था। अकबर ने भू राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा था। पूंजीवाद में डैक सम्मिलित है होती है तो निजी लाभ। तो ये क्वेश्चंस था। तो आज का यही इतना ही पढ़े थे।